हेलो फ्रेंड्स, फेमस इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। और हमारा आज का टॉपिक है संविधान का मूल ढांचा, जिसका हम एक पार्ट पहले कंप्लीट कर चुके हैं और आज इसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा पिछले पार्ट के बारे में मैं आपको रिकैप दे दूं कि हमने उसमें क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। सबसे पहले तो हमने ये जाना था कि मूल ढांचा होता क्या है, ये कब बना, और साथ में हमने ये जान लिया था कि इसके बनने की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसके आधार में क्या था, इसके बेस में क्या था, ये बना क्यों था और बनाने की जरूरत पड़ी क्यों। तो उसमें हमने पढ़ लिया था कि 1951 में पहला भूमि सुधार अधिनियम आया, उसके बाद एक केस हुआ और फिर फाइनली संविधान का पहला संशोधन देखने को मिला। अब पहले संशोधन के बाद की जो भी प्रक्रिया है, जो भी प्रोसेस है, उसके बाद जो भी घटनाक्रम घटित हुए, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। जब पहला संविधान संशोधन हुआ उसके बाद फिर से एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, और वो केस का ग्राउंड क्या था, उस केस के ग्राउंड को समझने से पहले आप दो अनुच्छेदों के बारे में जान लें। संविधान के दो अनुच्छेद कौन कौन से? पहला तो अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368। सबसे पहले जानो 368 के बारे में। अनुच्छेद 368 ये व्यवस्था देता है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। क्लियर? इस चीज को अच्छे से याद कर लो कि संविधान का 368 अनुच्छेद संसद को देता है ये स्वतंत्रता, ये आजादी कि वो संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकती है। एक चीज क्लियर। अगली बात करते हैं हम आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13 के बारे में। अनुच्छेद 13, एक चीज तो आपको ये समझ में आ गया होगा, हमने कल के वीडियो में भी ये बात डिस्कस की थी कि जो आर्टिकल 13 है वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आने वाले इस अनुच्छेद में ये लिखा है कि संसद कोई भी ऐसा कानून, विधि, उपविधि, नियम, विनियम या कोई भी आदेश कुछ भी ऐसा जारी नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, मौलिक अधिकारों को कम करता हो, मौलिक अधिकारों को रोकता हो। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन बनती है, ऐसा कोई भी आदेश सरकार निकालती है जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, तो आप उसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हो। तो इसके बाद अब क्या घटनाक्रम हुए, इन दोनों आर्टिकल को लेके एक युद्ध होगा, यही समझ लो, युद्ध होगा सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच में इन दोनों आर्टिकलों को लेके। एक आर्टिकल ये कहता है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, और दूसरा आर्टिकल ये कहता है कि संसद कोई भी ऐसा विधि या कोई कानून, आदेश ऐसा कुछ भी जारी नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो, मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। ठीक है, अब चूंकि संसद ने पहला संविधान संशोधन कर दिया, अब देखना जो भी संशोधन होते हैं संविधान में, उनके जो ऑफिशियल नेम होते हैं, जैसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, पहला संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो ये भी तो एक अधिनियम है। और पहला जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था उसके माध्यम से सरकार लोगों की जमीन वापस ले रही थी, जो जमींदारी प्रथा थी या हदबंदी थी उसको लागू करके लोगों की जमीन वापस ले रही थी, भूमि वापस ले रही थी। तो उसमें क्या हो रहा था, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। तो जब आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, तो फिर जो संविधान संशोधन अधिनियम वो भी तो एक कानूनी है, वो भी तो एक अधिनियम ही है। तो आपने पहला संविधान संशोधन अधिनियम ऐसा क्यों बना दिया कि वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है? ये अगला जो केस है उसका ये ग्राउंड है, और इस केस का नाम है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। 1951 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पहुंचा, और इसके ग्राउंड पे जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ, और जिस केस का ग्राउंड था वो यही था कि जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम भी तो एक अधिनियम ही है। मतलब ये कि जो संविधान संशोधन है वो भी तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जिन अधिनियमों की बात की गई है कि सरकार ऐसा कोई अधिनियम नहीं बना सकती, तो ये भी तो उसी में आएगा। फिर आपने 368 के अंतर्गत संशोधन ऐसा क्यों कर दिया जो आर्टिकल 13 का उल्लंघन कर रहा है? बात तो सही थी। अब बात सही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके व्याख्या की। अब गेंद जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में थी। मतलब जो चीज संविधान में एज इट इज लिखी है, मतलब एक क्लियर लिखी है, तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो संविधान में लिखा है वो लोगों को देना पड़ेगा। लेकिन अब जहां सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान की व्याख्या करने की व्यवस्था है या व्याख्या करने का मौका है, तो अब सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या कर सकता है अपने हिसाब से। और हमारे संविधान को, भारत के संविधान को कहते भी वकीलों का स्वर्ग है। हाँ, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनकी व्याख्याएं अलग अलग करके उनके बारे में अलग अलग टाइम पे अलग अलग निर्णय दिए गए। तो हुआ भी यही 1951 में जब शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि हाँ, आप जो कह रहे हो आर्टिकल 13 में लिखा है कि संसद कोई ऐसा अधिनियम कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, बात आपकी सही है। परंतु जो बात 368 में लिखी है कि संसद संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकती है, और आर्टिकल 13 में जो अधिनियम लिखे, तो जो 368 के द्वारा संशोधन करके बनाया गया अधिनियम और आर्टिकल 13 में लिखे हुए अधिनियम, दोनों में कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने
संकल्प प्रसाद बनाम भारत संघ केस में ये बता दिया कि आर्टिकल 13 में लिखे गई विधि शब्द के अंतर्गत संविधान संशोधन अधिनियम नहीं आएगा। क्लियर? तो अब जो संसद ने जो पहला संविधान संशोधन किया था उसको वैधानिकता मिल गई और उसको वैधानिकता को चुनौती देने वाला केस खत्म कर दिया और सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया। अब चलते हैं इससे आगे। संकल्प प्रसाद केस के बाद फिर आगे के सालों में बार बार संविधान में संशोधन होते रहे, कई केस आए, जैसे 17वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें केरल और मद्रास के कुछ भूमि सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया। 9वीं अनुसूची के बारे में हमने पढ़ा है कि उसमें भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को डाला गया है या उसमें डाले जाएंगे और उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। न्यायिक समीक्षा क्या होती है इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो न्यायिक समीक्षा ये होती है कि जब भी संसद कोई कानून बनाएगी या संशोधन करेगी उस पर सुप्रीम कोर्ट ये देख सकता है कि जो बनाया गया कानून है वो कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, किसी भी तरह से प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। तो ये देखना काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट जब ये सब चीजें देखती है तो इसको बोलते हैं हम न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा से परे रखने के लिए भूमि सुधार अधिनियमों को 17वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें लगभग 40 कानूनों को डाल दिया गया। लगातार ये कानून बढ़ते ही जा रहे थे 9वीं अनुसूची में। क्योंकि जिन भी कानूनों को सरकार को न्यायिक समीक्षा से परे रखना हो, न्यायिक समीक्षा से बाहर रखना हो, उनको क्या कर रहे थे? 9वीं अनुसूची में डालते जा रहे थे। इसके बाद फिर एक और केस आता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। उसमें भी यही कहा गया कि हाँ, जो 21वां संविधान संशोधन है वो वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं 1967। तो अब बात करते हैं कि देश का पॉलिटिकल सिनेरियो बदल चुका है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हो गया है और लाल बहादुर शास्त्री का भी देहांत हो गया है। और उस समय पॉलिटिकल सिनेरियो थोड़ा सा खींचतान भरा रहा था और उस माहौल में एक केस आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में ये 67 में आया था, 1967 में। इस केस का ग्राउंड क्या था? हुआ क्या था कि एक हमने जब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो रहा था उसके साथ में एक बात होती थी हदबंदी। हदबंदी में ये बात की थी कि किसी भी व्यक्ति के पास कितनी भूमि होगी इसका निर्धारण सरकार करेगी। तो सरकार ने निर्धारण किया पंजाब में कि किसी भी व्यक्ति के पास इतने हेक्टेयर से ज्यादा भूमि नहीं होगी। तो पंजाब के 2 भाई थे, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। वो वहां के जमींदार थे, उनके पास खूब सारी भूमि थी, बहुत सारी भूमि थी। जब हदबंदी कानून लागू किया गया तो उनकी भूमि छीन ली। जब उनकी भूमि छीन ली तो फिर उन्होंने केस किया और उन्होंने जब केस किया सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि साहब हमारी भूमि छीनी जा रही है हदबंदी की बिहाफ पे, तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। तो फिर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले दिए गए निर्णय को पलट दिया। पिछला दिया निर्णय कौन सा साहब? जो संकल्प प्रसाद बनाम भारत संघ राज्य में जो निर्णय दिया था कि आर्टिकल 13 में जो लिखा हुआ है, जो विधि की जो व्याख्या की गई है, जिन नियम और कानूनों की बात की गई है, वो 368 के द्वारा संशोधन करके बनाए गए कानून से अलग अलग हुआ। लेकिन यहाँ क्या कह दिया? गोलकनाथ वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो आर्टिकल 13 में जो विधि लिखी हुई है या जो कानून लिखे हुए हैं, मतलब जो विधि की व्याख्या, कानून की व्याख्या की, उसमें ये कह दिया कि जो आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन अधिनियम बनाया जाएगा वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत ही आएगा। आई बात समझ में? नहीं आई ना? फिर से सुनिए। संकल्प प्रसाद के केस में क्या कहा था? आर्टिकल 13 अलग है, उसमें जो नियम कानून विधि अधिनियम लिखे हैं वो चीज अलग है, और 368 के तहत संविधान संशोधन जो अधिनियम बना है वो अलग है। दोनों अलग अलग है, दोनों का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अब गोलकनाथ वाले केस में ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अपने पुराने दिए हुए निर्णय को ही पलट दिया और ये कह दिया कि आर्टिकल 13 में जो नियम विनियम कानून विधि अधिनियम की बात की गई है उसके अंतर्गत 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अधिनियम भी आएगा। मतलब ये कि अब सरकार या संसद अब कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ ये कि अब फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता दी थी। किसको? मौलिक अधिकारों को। यहाँ मौलिक अधिकार प्रभावी हो गए, ना कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये हुआ। अब कहानी गोलकनाथ वाले केस से आगे बढ़ते हैं। ये सरकार के लिए एक झटका था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दे दिया कि अब संसद संशोधन नहीं कर पाएगी या आर्टिकल 13 में जो लिखा गया है वो उसके अंतर्गत अब 368 भी आएगा। ठीक है। अब लेकिन सरकार और फिर इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री हो उस टाइम पे, तो हुआ ये कि 71 में होगा चुनाव। 71 में मतलब 1971 में लोकसभा के चुनाव हुए और श्रीमती गांधी गरीबी हटाओ नारे के साथ जनता के बीच गई और जनता ने गरीबी हटाओ के नारे को खूब पसंद किया और चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत दी और कांग्रेस ने दोबारा से गवर्नमेंट बना ली। साथ ही पाकिस्तान से युद्ध हो गया
और पाकिस्तान से युद्ध हुआ और पाकिस्तान के दो फाड़ कर दिए, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। तो जनता की इंदिरा गांधी के प्रति एक थोड़ी सी एक ये कह लो कि भावनाएं भी पॉजिटिव आ गई थी कि अब वो जो भी करेंगी उसको मान्यता जनता के द्वारा दी जाएगी। तो हुआ भी ये। इसके बाद जो श्रीमती गांधी ने संशोधन पे संशोधन संशोधन पे संशोधन और इतने संशोधन कर दिए कि 1973 तक आते आते सुप्रीम कोर्ट को फाइनली ये कहना ही पड़ा कि आप बस रुक जाओ और मूल ढांचे पे बात कर लेते हैं। हम चलते हैं 1971 में। 1971 में हुआ ये, श्रीमती गांधी की सरकार बनने के बाद हुआ 24वां संशोधन अधिनियम, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इसमें क्या किया गया था कि अनुच्छेद 13 और 360 इसी पे बात चल रही है, पूरी कहानी इसी पे है कि जो अधिनियम बनाया जाएगा संशोधन करके वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत वाले अधिनियम में आएगा या नहीं आएगा, दोनों बात है। अब इसमें 24वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाकर यह कह दिया गया कि आर्टिकल 13 और 368 दोनों अलग अलग हैं, इनका कोई संबंध नहीं है और आर्टिकल 368 के द्वारा जो भी संशोधन अधिनियम बनाए जाएंगे वो आर्टिकल 13 में लिखे हुए अधिनियमों से अलग होंगे। वही चीज जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, अब वो संशोधन के द्वारा सरकार ने संविधान में लिख दिया। इसके बाद आया 25वां संविधान संशोधन, और 25वां संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया कि 39 बी और सी, इसके बारे में हमने जिक्र पहले वीडियो में किया था। 39 बी और सी में क्या है कि राज्य ऐसे कदम उठाएगा जिससे लोगों में कम से कम आर्थिक असमानता हो, मतलब लोगों में आर्थिक समानता लाने के लिए कानून बनाया जाएगा। तो अब जो संविधान का संशोधन 25वां था उसमें यह कह दिया गया कि जब 39 बी और 39 सी को लागू किया जाएगा तो यह अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनका हनन नहीं माना जाएगा। अगर इस वजह से किसी का हनन हो रहा है कि अगर 39 बी और सी यानी कि आर्थिक समानता लागू करने के लिए किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं मानी जाएगा या उनका हनन नहीं माना जाएगा। ये अब संविधान में ही लिख दिया 25वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, फिर आया 29वां संविधान संशोधन। ये सबसे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है जिसके बाद सारी लड़ाई शुरू हुई, या कह लो कि उसको एक खत्म होने का आधार मिल गया। 29वां संविधान संशोधन अधिनियम आया जिसमें केरल के भूमि सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। और जो केरल का भूमि सुधार अधिनियम था, इसकी वजह से हुआ ये कि वहां एक मठ था जिसके शंकराचार्य थे केशवानंद भारती जी। वो शंकराचार्य थे, बहुत बड़ा पद होता है शंकराचार्य का, और उस अधिनियम की वजह से केरल का जो भूमि सुधार अधिनियम था उसकी वजह से शंकराचार्य जी के मठ की जो संपत्ति थी उसका प्रबंधन सरकार के हाथ में चला गया। और जब सरकार के हाथ में उसका प्रबंधन गया तो इसके लिए केस कर दिया, और केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। और केशवानंद भारती की तरफ से जो वकील थे, उस समय के बहुत माने हुए वकील थे, नानी पालकीवाला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ का गठन हुआ और 13 न्यायाधीश, 13 जजेस की जो पीठ थी वो बैठी। संविधान पीठ के बारे में थोड़ा सा यहाँ समझ लें कि जब भी संविधान की व्याख्या करने की कोई बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की कम से कम एक समिति बनती है, एक पीठ बनती है, तो वही संवैधानिक पीठ होती है। कहने का मतलब यह है कि जब भी संविधान की व्याख्या करने की बात आएगी तो जो समिति बनेगी, जो पीठ बनेगी, जो कोर्ट में जो जजों की समिति बनती है निर्णय देने के लिए, केस सुनने के लिए, उसे पीठ कहते हैं। तो वो कम से कम उसमें 5 जज होना चाहिए, तभी वो संवैधानिक पीठ कहलाएगी। इससे कम जजेस वाली पीठ कभी भी संविधान की व्याख्या नहीं करेगी, और संविधान की व्याख्या करने के लिए कम से कम 5 जजों की खंडपीठ होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो 29वां संविधान संशोधन आया जिसकी वजह से क्या हुआ कि केशवानंद भारती जी की संपत्ति का जो प्रबंधन का अधिकार था वो केरल सरकार के पास चला गया। उन्होंने केस कर दिया, नानी पालकीवाला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि साहब ये तो अन्याय हो रहा है। और बेसिकली क्या किया गया था, 24वें संविधान संशोधन की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। 24वें संविधान संशोधन में कहा गया था कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 का कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग है। नानी पालकीवाला ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आर्टिकल 13 में जो विधि शब्द लिखा हुआ है उसके अंतर्गत 368 भी आएगा, मतलब संविधान संशोधन भी आर्टिकल 13 के अंतर्गत ही आएंगे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया 6-7 के बहुमत से। ठीक, मतलब 7 जज एक तरफ थे और 6 जज एक तरफ थे। तो इसमें निर्णय आया और इस निर्णय में कहा गया कि 24वां संविधान संशोधन वैलिड है, वैध है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु और साथ में यह कहा गया कि सरकार के पास संविधान संशोधन की शक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ भी संविधान में संशोधन कर सकती है। परंतु अब जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन सुप्रीम कोर्ट की आई वो ये कि सरकार के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, परंतु उसे बनाने की शक्ति नहीं है।
संविधान को बनाने की शक्ति सिर्फ संविधान सभा के पास थी और संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को खत्म हो गई थी। अब उसके बाद कोई संविधान बना नहीं सकता, सिर्फ संविधान में संशोधन कर सकते हैं और ये संशोधन भी सीमित संशोधन हो सकता है, ना कि उसके संविधान के मूल ढांचे में आप संशोधन कर सकते हो। मूल ढांचा क्या है? देखो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल ढांचा कुछ है नहीं है, वस्तुनिष्ठ रूप से लिखा नहीं है, जो संविधान है उसमें लिखा नहीं है कि ये व्यवस्थाएं मूल ढांचे में है। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में आने वाले समय में बताएगा कि किस किस व्यवस्था को मूल ढांचे के अंतर्गत रखा जा सकता है। ठीक है, तो यहां से निकल के आया मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों के माध्यम से इसमें नए नए डेवलपमेंट्स किए और नए नए जो भी केस आते गए जिस टाइम पे मूल ढांचे में उन व्यवस्थाओं को सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ दिया। अब आया 42वां संविधान संशोधन। ये इतना बड़ा संविधान संशोधन था कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मतलब लघु संविधान तक कहते हैं इसे। 42वें संविधान संशोधन में यह कह दिया गया कि आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के द्वारा जो संसद को संविधान की संशोधन की शक्ति मिली है वह असीमित है, वह संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, कितने भी संशोधन कर सकती है। और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि ये संशोधन न्यायिक समीक्षा से परे होंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना रिव्यू नहीं कर सकती कि ये संशोधन सही किए हैं या गलत किए हैं, या मौलिक अधिकारों का हनन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 42वें संविधान संशोधन में क्या किया कि जो संविधान संशोधन है उनको न्यायिक समीक्षा से परे कर दिया, बाहर कर दिया। फिर इसके बाद आया 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। यह भी इंपॉर्टेंट बात था और इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि जो 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान संशोधन की जो शक्ति मिली है वो असीमित नहीं है, बल्कि ये शक्ति सीमित है। और साथ ही साथ न्यायिक समीक्षा को भी बहाल कर दिया और ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायिक समीक्षा कर सकती है और ये न्यायिक समीक्षा करने की जो व्यवस्था है वो मूल ढांचे का ही पार्ट है। और संविधान की सीमित शक्ति, मतलब संविधान संशोधन की सीमित शक्ति भी मूल ढांचा है। अब असीमित शक्ति की बात ही नहीं होगी, क्यों? अब उसने इन दोनों चीजों को मूल ढांचे में ही जोड़ दिया कि ये मूल ढांचे का ही पार्ट है। इसके बाद 1981 में एक और मामला आया, बामन राव बनाम भारत संघ, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे के सिद्धांत को मानते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि 24 अप्रैल 1973, जिस दिन केशवानंद भारती का जो मामला था उसका जो निर्णय आया था 24 अप्रैल 1973, और ये कह दिया इसमें बामन राव वाले मामले में कि जो मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट जो है ना वो 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने अधिनियम बनेंगे, जितने कानून बनेंगे उन पर लागू होगा, ना कि पहले से। क्यों? क्योंकि पहले के जो कानून बने हैं उन पर जो काम हो चुका है, उन पर निर्णय हो चुके हैं, उनके आधार पर व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, तो फिर वो सारी व्यवस्थाएं कटना ना पड़े, सारी व्यवस्थाएं फिर दोबारा से सारे केस आ जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट पे बर्डन बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके उन्होंने बोला कि सिर्फ 24 अप्रैल 1973 के बाद वाले मामलों पर ही मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट लागू होगा। तो ये हमारा था मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट, और चाहो तो आप इसको नोट्स बना लें और उसको 1-2-3 बार रिवाइज करें, ये पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इसके बाद अब हम बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में, आगे के हमारे टॉपिक हैं उन पे बात करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा ना हो इसलिए मैं यहीं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और अगर पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इन्फॉर्मेशन को जितना फैलाएं उतना अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद।